नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कंपटीशन एग्जाम में हिंदी का पेपर किस प्रकार से आता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, डिसबर्जिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसका पारिभाषिक शब्द होता है वो संवितरण प्राधिकारी ये होता है। इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर डेपुटेशन से संबंध अस्थायी नियुक्त नहीं है। प्रतिनियुक्ति भी होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, शिष्टमंडल भी होता है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति नहीं होता। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर इसका भुगतान नहीं होता, जबकि बेचान भी होता है, समर्थन भी होता है और पृष्ठांकन भी होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस पत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता? तो यहाँ पर स्मृति पत्र होता है, वहाँ कभी भी संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि पारिभाषिक शब्द पत्र होते हैं वहाँ भी संबोधन का प्रयोग किया जाता है, आवेदन पत्र में भी किया जाता है, संपादक के नाम भी किया जाता है। अगले स्मृति पत्र में कभी भी संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर पांचवा है, इनमें से किस प्रकार से पत्र में परिसमाप्ति का प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पर प्रस्ताव होता है, वहाँ कभी भी परिसमाप्ति का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न छठा है, सचिवालय को लिखे जाने वाले पत्र में किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा जितने भी जो सचिवालय को, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सभी सरकारी पत्रों में कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तम पुरुष का हमेशा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सातवां है, आज बहुत पानी गिरा, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य होता है उसमें किसी प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन मिश्र वाक्य होता है उसमें हमेशा कि, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तद्यपि, तथापि इसका प्रयोग किया जाता है। और जो संयुक्त वाक्य होता है वहाँ लेकिन, किंतु, परंतु और अथवा, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। लेकिन साधारण वाक्य होता है वहाँ किसी प्रकार से अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न आठवां है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में की का प्रयोग आ गया। अभी इससे पहले जो प्रश्न सातवां था उसमें आपको बताया था कि आ जाए, क्यों कि आ जाए, जैसे अजय, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, ऐसे इस प्रकार से शब्द आते हैं, वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य होता है। प्रश्न नौवां है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये भी मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें भी की का प्रयोग हो गया। प्रश्न 10वां है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग खाना खाकर काम पर जाओ, इसका प्रयोग हुआ है। हमेशा ध्यान देना, पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होते जो क्रिया पहले ही समापन हो चुकी हो, और इस क्रिया में हमेशा कर या करके अर्थ का प्रयोग किया जाता। तो खाना खा कर, ये कर आ गया, क्योंकि इसमें एक तो ये होगी खाकर आ गया एक क्रिया, दूसरे काम पर जाओ, तो इससे पहले जो खाकर है ये हमेशा पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की पहचान होती है। प्रश्न 11वां है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है इसमें हमेशा कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करता और दूसरे के द्वारा करवाता है, वह हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मूल क्रिया शब्द हमेशा वाता, वाती, वाती या वा शब्द या वाया, वायु, वायु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, यहाँ पर मालिक खुद नहीं कर रहा और मालिक और नौकर से करवा रहे, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न 12वां है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है?
हमेशा कर्मवाच्य बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, यहाँ पर यह कर्मवाच्य हो गया। प्रश्न 13वां है, ऊदो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। इसमें किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार का प्रयोग वहाँ किया जाता है, मनो मानो जनो जानो जनु जनहु मनु मानो का प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार का प्रयोग वहाँ होता है, सा से सी या रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है, किसी की बढ़ा चढ़ा करके जो तुलना की जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14वां है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे आ गए, सा से सी आ जाए, जैसे आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 15वां है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो जो कोई भी छंद होता है वह चरणों में और यति में विभक्त होता है। तो उत्तर इसका होगा सी, दोनों में, यानी चरणों में भी होता है और यति में भी होता है। इसलिए यानी किसी प्रकार के छंदों को वो यति का अर्थ होता है जहाँ पर थोड़ा रुकना भी पड़ता है। चरणों का अर्थ होता है जो पंक्ति होती है उसको चरण बोलते हैं। तो प्रत्येक छंद में चरण पंक्ति भी होती है और विराम भी होता है, उसको चरण और यति होती है। प्रश्न 16वां है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तो इसकी समानता को तुक कहते हैं। तुक का अर्थ होता है जो छंद के का चरण है उसकी पंक्ति का अंतिम जो वर्ण होता है वो दूसरे वाली पंक्ति में भी वही वर्ण का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, लास्ट में री आया, तो अब आगे वाली जो पंक्ति उसमें री आना चाहिए। द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, तो री आ गया। जैसे जय हनुमान गानगुन सागर, जय कपीस लोक उजागर, अंत में दोनों पंक्तियों में रे का प्रयोग किया गया, इसको तुक कहते हैं। प्रश्न 17वां है, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? ये अनेक बार कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। लय और गय वर्णों को हमेशा दशाक्षर कहते हैं। प्रश्न 18वां है, आखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। इसमें किस प्रकार की रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस होता है उसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में आपस में मिलन होता है और वियोग श्रृंगार में आपस में एक दूसरे के बिछुड़ जाते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस है। क्योंकि आँखियां दर्शन की भूखी है, कैसे रही रूप रस रात से ए बतिया सुन रूखी, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति तड़फन हो रही है, इसलिए वियोग हो गया। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 19वां है, प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ। इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया जाता है। करुण रस में हमेशा एक दूसरे के प्रति दया भावना की वाता होती है। प्रश्न 20वां है, हिमाद्रि तुंगे संगे से प्रबुद्धि शुद्धि भारती स्वपम प्रभाव समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। इसलिए यहाँ पर हमेशा वीरता के बारे में जो अवगत किया जाता है वो हमेशा वीर होता है। भयानक रस होता है उसमें भय लगता है। जैसे एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, बेच बटोई खड़ो और देखत मूर्छा खाए। हास्य रस में किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर मन में हंसी होती है, वो हास्य रस होता है। और श्रृंगार रस में स्त्री की सुंदरता को देख करके जो श्रृंगार शोभायमान होता है वो श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 21वां है, अपरिहार्य शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? एक वाक्यांश के लिए तो वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। प्रश्न 22 है, शीघ्र संतुष्ट या प्रसन्न होने वाला वाक्यांश की उपयुक्त शब्द है? तो इसका उत्तर होगा आशुतोष, यानी ऐसी कौन सी चीज है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है? आशुतोष यानी शिव जी, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। प्रश्न 23वां है,
जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए होता है सद्य स्नाता, यानी जिसने अभी अभी स्नान किया है। प्रश्न 24 है मरीचि। मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा छोटी मरी, अगर ची का प्रयोग कर देते हैं तो किरण होता है, और बड़ी मरीचि का सूर्य होता है, तो किरण और सूर्य होगा। प्रश्न 25 है आदि। आदि शब्द युग सभी का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, इस छोटे आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और बड़ी आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। यह भी बहुत अनेक बार कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। प्रश्न 26 है अजर। अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा अजर का अर्थ होता है देवता, और अजिर का अर्थ होता है आंगन। प्रश्न 27 है किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हमेशा हिंदी भाषा के शब्दों को कहते हैं, तो बांझ शब्द है वो हिंदी भाषा का है, जबकि वत्स है, बधिर है, वणिक है, ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न 28 है उद्भव के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो यानी भेद शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, और देशज होता है, लेकिन रूढ़ शब्द नहीं होते हैं, तो इसका भेद ये नहीं है। प्रश्न 29 है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? ये होता है संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं, और हिंदी भाषा के शब्दों को तद्भव कहते हैं। प्रश्न 30 है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर अचल अविचल ये नहीं। संपत्ति का विपत्ति होता है, बिल्कुल सही है। इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। उर्वर का ऊसर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अचल का चल होता है, इसलिए गलत है। प्रश्न 31 है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो यहाँ पर अंतरंग का बहिरंग होता है, आशा का निराशा होता है, जय का पराजय होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। प्रश्न 32 है सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदाचारी का विलोम शब्द होता है दुराचारी। प्रश्न 33 है तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाता है कि एक दूसरे से बढ़कर होने वाली चालाक व्यक्ति की चालाक को मात दे देता है। प्रश्न 34 है रंग में भंग होना का अभिप्राय क्या होगा? तो उल्लास में विघ्न पड़ने, खुशी के समय अचानक ही बाधा आ जाना। प्रश्न 35 है खेत रहना का अर्थ क्या है? यानी खेत रहना का अर्थ होता है शहीद हो जाना। प्रश्न 36 है सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तने वाला शब्द है अस्पृश्यता। ये वाला शब्द भी बहुत बार आता रहता है। प्रश्न 37 है सही वर्तने वाला शब्द है? तो सही वर्तने वाला शब्द है क्यारी। प्रश्न 38 है सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो यह जाएगा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होता है। प्रश्न 39 है निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन से है? तो विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी ये वाला होगा। इसका उत्तर बी। ये सारे के सारे पर्यायवाची बिजली के हैं, विद्युत के हैं। प्रश्न 40 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, हिमांशु है वो चंद्रमा का है, मयंक होता है चंद्रमा होता है, कलानिधि भी चंद्रमा होता है, लेकिन आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। प्रश्न 41 है निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्म क्रिया है? तो अकर्म क्रिया का प्रयोग यहाँ पर गेहूं पिस रहा है ये, क्योंकि इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं दिया गया। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये दूसरे के माध्यम से है, तो यहाँ पर होगा यानी प्रेरणार्थ क्रिया हो गया। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी हो गया सकर्मक। राम पत्र लिखता है, ये भी सकर्मक हो, लेकिन गेहूं पीस रहा है, क्योंकि गेहूं अपने आप थोड़ी पीस रहे भाई, कौन पीस रहा है? जैसे आता है राम गेहूं पीस रहा है, तब तो आ जाता है सकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पर गेहूं पीस रहा है, अपने आप थोड़ी पीसेंगे, तो ये अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 42 है किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? यहाँ देखो पठन यानी हो गया, यहाँ पर विशेषण पठनीय हो गया,
और चिंता से चिंतित हो गया, विशेष से विशेषज्ञ होगा, लेकिन समझौता है इसमें प्रत्यय नहीं है। जबकि पटनी में अन्य प्रत्यय और चिंतित में इत प्रत्यय, विशेषज्ञ में अग प्रत्यय है। प्रश्न 43वां है, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? तो यहाँ पर क्रियावाचक विशेषण नहीं होता है, क्योंकि विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार का होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और चौथा होता है संकेतवाचक, लेकिन क्रियावाचक विशेषण नहीं होता। प्रश्न 44वां है, मुखारबिंद शब्द में कौन सा समास है? मुखारबिंद शब्द में कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास में दूसरे के माध्यम से कोई यानी तुलना की जाती है, वहां पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुखरूपी चंद्रमा हो गया, तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, तो इसका 45वां का उत्तर हो गया रेल पर चलने वाली गाड़ी। प्रश्न 46वां है, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका उत्तर होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ये कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार आता रहता है इस प्रश्न को, और रेलगाड़ी वाले को बहुत ज़्यादा याद रखना है। प्रश्न 47वां है, नयन में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर नयन शब्द है, उसमें आयादी संधि है। आयादी संधि में कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा ये एक ऐसी संधि है जिसमें हमेशा पूरे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए इसका विच्छेद पूछ लिया जाता तो इसका हो जाता है ने प्लस अन हो जाता है आयादी संधि। प्रश्न 48वां है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में यण संधि का प्रयोग किया जाता है। यण संधि में हमेशा आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है, और आधे अक्षर के तत्काल बाद यह वे और रे का प्रयोग होता है। तो इसका विच्छेद अगर पूछ लिया जाता तो विच्छेद हो जाता है प्रति प्लस उपकार। और अगर मान लीजिए प्रत्युपकार में प्रत्यय पूछ लेता तो इसमें 2 प्रत्यय, एक तो प्रति है और एक उप है, कार मूल शब्द हो गया। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, तो चारों तरफ से व्यक्ति को ऐसे शब्दों को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न 49वां है, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है? तो अभी अभी आपको बताया था कि आयादी संधि में कभी भी आधे अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो गायन हो गया। इसमें यानी विच्छेद पूछ लिया जाता तो गई प्लस अन हो जाता। प्रश्न 50वां है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज यानी लड़के के लिए और अनुज यानी लड़की के लिए तो आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 51 वाला है, लठैत में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें ऐत प्रत्यय है, क्योंकि डबल मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें होगा ये। अगर ये बी वाला कर दिया बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगी हुई है, एक तो ए है और ये आई हो गया। प्रश्न 52वां है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो 52वां है, उसमें होगा प्रति। तो यहाँ पर यानी अगर मान लीजिए इसका विच्छेद पूछ लिया जाता तो प्रति प्लस उत्तर हो गया। इसमें अगर मान लीजिए उपसर्ग पूछ लिया तो प्रति उपसर्ग होगा, और अगर संधि का नाम पूछ लिया जाता तो यण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 53वां है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें है डी, निश, यानी से के हलंत का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न 54वां है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? तो अपादान कारक है, उसमें मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, ये अलग हो रहा है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, यह भी अलग हो रहा है। राजीव छत से कूद पड़ा, यह भी अलग होगा। लेकिन सब प्राणी आंखों से देखते हैं, इसमें निकरण कारक है, इसलिए इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ। तो यानी ये इसका उत्तर हो गया सब प्राणी आंखों से देखते हैं। और अगर इसमें भी मान लीजिए कारक पूछ लेता तो इसमें हो जाता है करण कारक। प्रश्न 55 वाला है, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? तो इसमें हो गया कि संप्रदान कारक है, कि वीरों ने देश के लिए, किसके लिए दिया? देश के लिए। तो यानी ये संप्रदान कारक का प्रयोग के लिए, यानी कोई भी काम खुद के लिए करे, दूसरे के लिए, अपने लिए या देने और लेने के लिए, वहां हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 56 वाला है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा? तो इसका सही रूप हो जाएगा ग, वो कंठ से उच्चारण है, यह स्पर्श भी है, सहघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 57 वाला है, जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वृत्ताकार।
यानी जब हम बोलते हैं ऊशी तो ऊ तो हमारा होठ है वो गोल हो जाता है, इसलिए इसको वृत्ताकार कहते हैं। प्रश्न 58 वाला है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य होता है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य होता है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की जो भाषा होती है उसे मानक कहते हैं। प्रश्न 59वां है, ढूंढाड़ी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली होती है। प्रश्न 60वां है, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया था? तो इसका उपयोग सन 1976 ईस्वी में किया गया था। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार आ चुका है, तो इसको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।